Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now we'll start permutation and combination. Okay, PNC में सबसे पहली बात तो ये है आपको रट्टा कहीं नहीं मानना है ना। जैसे मैंने कुछ बताया प्रॉब्लम कि यार आप ऐसे कर लो, इसको आपने रट लिया, वो कोई काम की बात है ही नहीं। जब तक आप इसमें सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की, ओके, तब तक इसमें कोई चांस नहीं है। जैसे मैं बाइनोमियल का एक्सपेंशन का फॉर्मूला बता दूं, वो आप रट लिया, चलो अच्छा है, इसको जनरल टर्म रट लिया आपने, तो वहां पर काम चल सकता है ना। बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में जब तक आपको फीलिंग नहीं आती है कि कहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ करते हैं, कब ऐड करते हैं नंबर ऑफ वेज को, ये सब चीजें आपको फीलिंग आनी चाहिए। क्लियर है? तो पीएनसी में सबसे पहले तो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और एक एडिशन रूल होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब ये हुआ कि जैसे आपको ए से बी जाना है और फिर बी से सी जाना है। ठीक है, ए से बी जाने के आपके पास कुछ रास्ते हैं और बी से सी जाने के कुछ रास्ते हैं। मान लो ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड, और इधर है बी से सी जाने के रास्ते बाय ट्रेन है और बाय एयर है। ठीक है, तो ए से सी कितने तरीके से जा सकते हो कि ए से बी जाओ आप, तो ये 3 तरीके हो गए। फिर बी से सी जाओ, उसके फिर 2 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 into 2 दैट इज 6। ओके, अब मैं इसी में बोल दूं कि ए से सी के आपके पास 3 और रास्ते हैं। मान लो 3 बस चल रही है, तो बाय बस मतलब बाय रोड आप 3 रास्ते से जा सकते हो, ऐसे समझो। मतलब 3 बस चल रही है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अरे ये मत समझना कि रोड में यहाँ तो एक ही तरीका लिया है भाई, रोड बोल दिया मतलब एक ही तरीके से जा सकते हो उस रोड से, ऐसे समझो। तो इसको आप 3 अलग अलग मान लो कि बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये 3 रास्ते हैं। तो इसमें क्या किया, आप ए से सी वाया बी चले गए और ए से सी डायरेक्ट जा सकते हो। मतलब ए से सी या तो वाया बी जा सकते हो या फिर डायरेक्ट जा सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या दिया आपको? ऑप्शंस। तो ए से सी वाया बी जाने में मल्टीप्लीकेशन लगेगा और ए से सी डायरेक्ट जा रहे हो तो वहां पर एडिशन लगेगा टोटल नंबर ऑफ वेज में। तो कितने तरीके हैं? ये 3। बात समझ में आ गई? जहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वहां पर ऐड होगा, और जहां पर कंडीशन दे रखी है, जैसे मैं ए से सी वाया बी जाऊं तो कंडीशन दे रखी है ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो ए से बी गए 3 तरीके से, फिर बी से सी चले गए 2 तरीके से, या फिर डायरेक्ट। यहाँ बोलने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन से इसलिए ऐड कर दिया। इसको समझने का बढ़िया एक तरीका यह है कि मान लो एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, और यहाँ पर गेट दे रखे 1 2, ये सिनेमा हॉल की स्क्रीन है। मान लो 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, और ये एक मान लो 5वां गेट। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि आपको सिनेमा हॉल में एंट्री करना है और लीव भी करना है विथ डिफरेंट डोर। मतलब जिस एक गेट से एंट्री करेगा उस गेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो कितने तरीके से कर सकता है? एंट्री करने के तरीके 4, फिर उसके बाद बाहर निकलने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे उसके पास? 4। अब यहां पर मैं ऐड नहीं कर सकता, मतलब 5+4 नहीं कर सकता, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एंट्री कर रहा है फिर एग्जिट भी कर रहा है विथ बाय डिफरेंट डोर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 into 4 होगा। और इसी क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं कि एंट्री कर रहा है और लीव कर रहा है, एंड ही कैन लीव विथ सेम डोर। तो एंट्री करने के कितने ऑप्शन है उसके पास? 5, और बाहर निकलने के वो सेम डोर से आ सकता है, तो फिर भी कितने ऑप्शन होंगे? 5। तो 5 into 5 25 वेज होंगे। आगे बात समझ में? तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया। ओके, तो ऐसे काम करेगा ये। क्लियर है? अच्छा, ये कैसे होगा ये हम देख सकते हैं कि मान लो उसको डोर 1 दे दिया, डोर 2, डोर 3, डोर 4 और डोर 5। ओके, तो जैसे ये वाला केस देखते हैं, मान लो वो डोर 1 से एंट्री कर रहा है, तो वो एग्जिट कितने तरीके से कर सकता है? डोर 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5। तो उसके पास कितने ऑप्शन है? डोर 2, 3, 4 और 5। कितने ऑप्शन हो गए? 4। ऐसे डोर 2 से जब वो एंट्री करेगा तो एग्जिट वो 4 डिफरेंट तरीके से कर सकता है, वो 4 तरीके। फिर डोर 3 से करेगा फिर 4 तरीके, डोर 4 से करेगा फिर 4 तरीके, डोर 5 से करेगा फिर 4 तरीके। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 4+4+4 कितनी बार है? 5। तो यहाँ पर एडिशन रूल लग गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया, तो ये कितना होगा? 20। ये भी कितना हो रहा है? 20। तो इसको हम दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल एडिशन रूल से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 into 4 into 4 into 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई वो एंट्री या तो D1 से करेगा
या फिर D2 से करेगा। एक साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो D1 से भी चला जाए और D2 से चला जाए। एक ही आदमी उसको आधा आधा करके आधा पार्ट D1 से पहुंचा दिया, आधा पार्ट डोर 2 से पहुंचा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। अरे आधा नहीं करना है आदमी को, समझ गए? नहीं तो उसको बीच में से, समझ गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, मतलब बेसिक हो गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। ओके, अब इससे जैसे हम आपसे बोला जाए कि जैसे आपने कभी बैग में लॉक देखा होगा कि 3 रिंग है। क्या है? 3 रिंग है। उसमें नंबर से 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक। इधर भी 0 से लेके 9 तक, फिर 0 से लेके 9 तक। आपसे पूछा गया है कि भाई कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं। मान लो इसका पासवर्ड तो एक ही होगा, मान लो एक बाय डिफॉल्ट क्या आता है 0000, वो तो आपको पता नहीं है। तो आप कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हो, टोटल अटेम्प्ट कितने होंगे कि भाई इस रिंग में 0 से लेकर 9 तक कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। सिमिलरली इस रिंग में भी। अच्छा, यदि आपको अनलॉक करना है उस बैग को, समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? कि एक बैग में जैसे वो रिंग दे रखी है ना लॉक के लिए, कुछ पासवर्ड होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट 000 आता है। अरे और कुछ भी आ सकता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताना है, मतलब कितने तरीके से आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हो, इधर भी 0 से लेकर 9 तक, और साथ ही साथ इधर भी। साथ ही साथ बोलने का मतलब है कंडीशन है, यहाँ भी आपको कोई नंबर लेना है, यहाँ भी लेना है, और साथ ही साथ यहाँ भी लेना है। तो इसमें से एक केस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल अटेम्प्ट हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, उसमें से 1 केस क्यों माइनस किया? क्योंकि एक तो सही होगा ना, अनलॉक का एक ही तरीका हो सकता है, तो उसको माइनस कर दिया। क्योंकि आपसे क्या पूछा है? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो यही मल्टीप्लीकेशन रूल को हम ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके। अच्छा, आपसे जैसे ये बोला जाए क्या कि हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़े नंबर बताना है, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 7 6 5 4 3 यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस। मतलब जो हर एक डिजिट है मैक्सिमम एक बार यूज कर सकते हो, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास। कैसे? कि एक तो 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो, या फिर 5 डिजिट का। तो मतलब आपके पास ऑप्शन से या तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा 5000 से बड़ा, या फिर 5 डिजिट का। ठीक है, तो 4 डिजिट का कैसे बनाओगे आप? बहुत ही सिंपल है भाई, 5 है यहाँ पर है, तो 5 से 5 ले लूं मैं यहाँ पर, या 6 ले लूं, या फिर 7 ले लूं, काम चल जाएगा। कितने बेस हो गए? 3। उसके बाद आपके पास टोटल टोटल कितने डिजिट्स है? 4। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो एक डिजिट चला गया, बचे 5 से 7 में से एक डिजिट यहाँ चला गया। बचे कितने डिजिट आपके पास? एक चला गया, टोटल 4 बचे। फिर यहाँ पर ऑप्शंस कितने हैं? 4। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे कितने बचेंगे? 2 डिजिट चले गए, 5 में से बचे 3। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए 3 डिजिट चले गए, 5 में से बचे कितने? 2। 5 डिजिट का नंबर कोई भी बनाओ यूजिंग दिस डिजिट, वो 5000 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 में से कोई भी रख दो, इधर 4 में से कोई भी रख दो, इधर 3 में से कोई भी, और इधर जो बचा कुछ है वो रख दो। तो ये आपका नंबर ऑफ बेस कितने आ गए? ये हो गया 72, और ये हो गया 120। तो ये नंबर ऑफ बेस आ गए आपके 192। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमने ऐड क्यों किया? यहाँ पे एडिशन, ये तो मल्टीप्लीकेशन रूल चल रहा है पर्टिकुलर केस में, और फिर ऐड क्यों किया? क्योंकि या तो 4 डिजिट का नंबर होगा या फिर 5 डिजिट का। समझ में आ गई बात? तो ऐसे हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन और इस रूल को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉरी। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आते हैं, जैसे
आपको मान लो दे रखे एम मंकीज दे रखे, क्या दे रखे, एम मंकीज और एन मेन दे रखे, एम मंकी दे रखे और एन मेन दे रखे। नंबर ऑफ वेज इन विच एवरी मंकी हैज अ मास्टर इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी। तो हर एक मंकी का मास्टर होना चाहिए और किसी भी आदमी के पास एक से ज्यादा, कितने ही मंकी हो सकते हैं, कुछ ना हो चलेगा, एक होगा चलेगा। मतलब ये जो जितने भी मैन है वो सब ट्रेनीज है, समझो वो ट्रेनर है और मंकीज ट्रेनीज है। ओके, तो हमें ट्रेन करवाना है मंकीज को। ओके, तो किसी भी आदमी के पास कितने मंकी जा सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, एन पावर एन होगा या एन पावर एन होगा, है ना। तो सबसे बढ़िया तो आप दोनों तरीके समझ लो, है ना, ध्यान से सुनिएगा। कि मान लो सबसे पहले मैंने एन मैन इनको हाथ में लिया, अब हमेशा इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना और मंकी को बैठा दिया। मंकी कितने आपके पास, एम, कितने मंकीज है, एम मंकीज है। ओके, यहाँ लेते हैं दो केस कि आपने एक बार तो मंकी ले लिए, एम मंकी, और एन मेन ले लिए। ठीक है, एक तो ये केस हो गया, और दूसरा केस कौन सा, या फिर क्या हो सकता है कि एन मेन ले लिए और फिर एम मंकीज ले लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोनों केस, है ना। हमें मंकी के लिए मास्टर चूज करना है ना, मंकीज के लिए। ओके, तो एम मंकी से आपने एम में से एक मंकी लिया, बड़े ध्यान से सुनना है ना। इधर भी एन मेन में से हमने एक मेन सेलेक्ट किया। ओके, पहले ये वाला केस करते हैं फिर इधर जाएंगे। ओके, एक आदमी को लिया, ठीक है। अब ऐसे समझो मंकीज को आपने लाइन में बैठा दिया और आदमी लोगों को हाथ में रखा, एक आदमी को सेलेक्ट किया, मान लो ये आ गया पर्सन ए। अब पर्सन ए से बोला भाई आपके पास ये मंकी है, आप इसको ट्रेन करना चाह रहे हो, तो वो मंकी 1, मंकी 2, मंकी 3, मंकी 4 ऐसे वो किसी भी मंकी को ले सकता है ट्रेन करने के लिए। ठीक है, कितने बेस हो गए, एन। दूसरे के लिए भी यही होगा, दूसरा आपने जो एन पर्सन थे उसमें से पर्सन ए लिया, फिर उसके बाद बी लिया। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि जो भी गॉड मेड थिंग्स है उनको सबको हम डिफरेंट मानते हैं, और मैन मेड थिंग्स में आपको बताना पड़ेगा कि वो सेम है या फिर डिफरेंट है। तो पर्सन गॉड मेड होते हैं, मंकी भी गॉड मेड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर है। ओके ना, दूसरा पर्सन जो बी लिया उसके लिए भी भाई, तो आप किस मंकी को ट्रेन करना चाह रहे हो, एक मंकी 1, मंकी 2, मंकी 3 ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे उसके पास एम ऑप्शन। ऐसे थर्ड पर्सन के लिए भी यही होगा, इधर मेन लिए हमने, है ना, ये एम मतलब मेन। फिर ऐसे थर्ड के लिए तो एम 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 कितनी बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। ये हो गया। इधर क्या होगा, आपने पर्सन्स को बैठा दिए, मंकी को हाथ में रखा, फिर उसमें एक मंकी लिया ए, मंकी एक्स लिया। उसके बाद भाई आप किससे ट्रेन होना चाह रहे हो, तो वो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 ऐसे ही पर्सन कितने हैं आपके पास, एन पर्सन, एन पर्सन है, तो वो एन के पास किसी के पास भी जा सकता है। ऐसा मंकी 2 लिया, उसके पास भी एन ऑप्शन के किसी भी आदमी से वो ट्रेन हो जाए। ऐसे ही एम के लिए वो एन कितनी बार आएगा, एम टाइम्स आएगा। तो दो चीजें हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि उसने क्या बोला है कि किसी भी आदमी के पास किसी भी आदमी के पास कितने ही मंकी जा सकते हैं, है ना। अब इसमें समझना, आपने एक जो पर्सन लिया, मान लो ए लिया था, वो मंकी इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर ले, वो मान लो इसके पास मंकी 3 चला गया, बी के पास मान लो मंकी 2 चला गया, सी पर्सन के पास मान लो मंकी नंबर 10 चला गया। ध्यान से समझना। क्या इसमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, इसमें तो ये हो गया भाई, क्या हो गया इसमें कि इसमें तो ये हो गया कि सारे के सारे पर्सन सेम मंकी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ए पर्सन मान लो ये मंकी सेलेक्ट करे, बी पर्सन ये सेलेक्ट करे, सी पर्सन ये सेलेक्ट करे, डी पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन एक ही मंकी को सेलेक्ट करे। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। बट इसमें तो गड़बड़ हो गया, इसमें गड़बड़ क्या हो गई
कि एक आदमी सारे मंकी को ट्रेन कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं। इसमें क्या हुआ कि एक एक पर्सन मंकी 1 को सेलेक्ट कर रहा है, बी भी इसको कर रहा है, सी भी इसको कर रहा है, डी भी इसको कर रहा है, मतलब एक मंकी को सारे पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही मंकी को सारे के सारे जितने भी ट्रेनर है वो सारे के सारे ट्रेनिंग कर दे रहे हैं। तो ये तो कुछ बात जमी नहीं। उसने बोला था कि एक बंदे के पास नंबर ऑफ मंकीज ज्यादा हो सकते हैं, कुछ ना हो तो भी चलेगा, एक होगा तो भी चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक मंकी को सब ट्रेन कर रहे हैं। अरे भाई मान लो लोकेशन उनके अलग अलग है, तो एक मंकी एक समय पे तीनों के साथ ट्रेनिंग कैसे करेगा, आप ये समझो। तो ये तो नॉनसेंस है, कैसी नॉनसेंस है। आगे बात समझ में। इस केस की बात करें, अब मंकी 1 लिया मैंने, तो वो इसको कोई भी ट्रेन कर सकता है n पर्सन में। मान लो वो पर्सन 10 के पास चला गया, ऐसे ही मंकी 2 लिया, वो भी किसी पर्सन के पास जा सकता है, पर्सन 10 के पास भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मंकी 3 इसके पास जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने दे ही रखा है कि कोई भी पर्सन कितने भी मंकी ट्रेन कर सकता है, या तो कुछ ना करे तो भी चलेगा। मान लो पर्सन 9 जो है उसके पास कोई मंकी नहीं है, तो क्या ये चलेगा? क्या बिल्कुल चलेगा। बट इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि मंकी मान लो नंबर जो 5 है उसको कोई पर्सन ही नहीं मिले, मतलब इसको कोई ट्रेनर ही नहीं मिले, बट हमें तो ट्रेनिंग सभी को देना है। तो आंसर आपका ये होगा, ना कि ये। बात समझ में आ गई? यदि आपको कंफ्यूजन हो तो भी आप इसको ढंग से दोनों केस बना के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कब n पावर n होगा या कब n पावर m होगा, वो आप दोनों केस बना के आप समझ सकते हो। तो आप तो ऐसे समझो कि जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमेशा ध्यान रखना, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें हाथ में रखो, और जिनमें करना है उनको बैठा दो। यहाँ पर हमें ट्रेनिंग किनको देना है? मंकी को देना है, ना कि पर्सन्स को। तो उनको मंकीज को हमने हाथ में रखा और पर्सन्स को बैठा दिया। अब एक एक मंकी देते गए, तो n पर्सन है, हाँ n पर्सन है। पहले मंकी के लिए n ऑप्शन, दूसरे के लिए n, तीसरे के लिए n, तो n कितनी बार? m टाइम्स, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बोलूं अब मान लो ऐसे बोले हम कि n टॉयज है आपके पास और उन्हें m चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। n टॉयज को m चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो? अब फिर से दो चीजें आती है कि n पावर n और n पावर m, दो चीजें आती है ना। तो ऐसे समझो आप कि चिल्ड्रन को आपने हाथ में रख लिया, m जो चिल्ड्रन है उनको हाथ में रख दिया और टॉयज को प्लेस कर दिया आपने, ठीक है, m टॉयज को। ये हो सकता है, या फिर हम m टॉयज को हाथ में रखें और चिल्ड्रन को बैठा दें। कितने चिल्ड्रन है? n, m चिल्ड्रन, टॉयज n है, हाँ ठीक है। इस तरीके से देखो आप, 1 जो टॉय, मान लो टॉय नंबर 1 सेलेक्ट किया, वो किसी भी चिल्ड्रन के पास चले जाए, इसके पास चले जाए, इसके पास चले जाए, इसके पास चले जाए। इधर देखो m चिल्ड्रन है और m, यार क्या हो गया ये, m चिल्ड्रन है और n टॉयज है ना। इधर एक चिल्ड्रन वो किसी भी टॉयज के को ले ले, ठीक है। तो मैंने चिल्ड्रन नंबर 1 a लिया मान लो, ओके। वो इस टॉयज को, इस टॉय जो टॉय नंबर 1 है उसको भी ले सकता है, सेकंड को भी ले सकता है, 3 को भी ले सकता है, ऐसे nth को भी ले सकता है। तो यहाँ पर n ऑप्शन, तो n पावर m आता है, ठीक है। और इधर क्या आएगा कि हर एक टॉय के पास कितने चिल्ड्रन है? m, तो m कितनी बार आएगा? n। तो दोनों चीजें आ रही है। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो समझो आप, कि मैंने जो चिल्ड्रन a लिया, वो इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, इसको भी। मान लो उसने टॉय 1 सेलेक्ट किया, अब चिल्ड्रन 2 को लिया तो टॉय 1 तो चला गया, आपके पास टॉय एक ही था। तो b क्या फिर से टॉय को ले सकता है क्या? उस टॉय को नहीं ले सकता, क्योंकि एक ही आपके पास उस टाइप का एक खिलौना है, उसको हम यहाँ तो 2 लिया, तीसरा पर्सन आएगा वो उसके लिए भी ये ऑप्शन है। तो भाई ये एक से ज्यादा बच्चों में कैसे आप बांट सकते हो? ऐसे थोड़ी ना कि उसके टुकड़े कर दिए फिर बांट दिया। अरे यार ये तो सब नॉनसेंस चीज है। अरे खिलौने को तोड़ना नहीं होता है ना, ये बच्चों का काम, ये हमारा काम नहीं है। हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है सही सलामत, जैसा था वैसे ही करना है। तोड़ेगा वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये केस जो है पूरा नॉनसेंस है। बोलो समझ में आ गई बात? क्या ये केस सही है क्या? तो बिल्कुल, एक तो सही होगा। तो एक खिलौना लिया हमने टॉय 1, वो किसी भी चिल्ड्रन के पास जा सकता है, बिल्कुल, एम ऑप्शन से उसके पास। दूसरा खिलौना लिया, वो भी किसी के पास जा सकता है, बिल्कुल।
तो इसमें भी आ गया कि किसी भी चिल्ड्रन के पास कितने भी नंबर ऑफ टॉयज आ सकते हैं, या तो कुछ ना है तो चलेगा, एक आएगा तो भी चलेगा, सारे के सारे आएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है लेक्सिकोग्राफी इलस्ट्रेशन। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, इसको मैं इलस्ट्रेशन से ही बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि साइंस ऑफ मेकिंग वर्ड्स। ओके, ये लेक्सिकोग्राफी होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक वर्ड ले लिया मैंने टफ, इन लेटर्स को यूज करके आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास 5 लेटर है और सारे के सारे अलग अलग है, तो 5 लेटर के वर्ड सभी को यूज करना और एक बार करना है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 5 में से कोई भी ले ले, फिर 4 में से कोई भी ले ले, 3 में से कोई भी ले ले, 2 में से कोई भी ले ले, 1। तो ये जो है 5 to 4, ये कितना हो गया, 120 नंबर ऑफ वेज। अब इसी में आता है एक रैंक टाइप का क्वेश्चन। रैंक टाइप का मतलब ये होता है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ एग्जैक्टली वंस फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड टफ। मतलब ऐसा हुआ कि आप जैसे डिक्शनरी कभी आपने देखी है, डिक्शनरी में इन्हीं लेटर को यूज करना है और एग्जैक्टली वंस करना है, तो आपको टफ की पोजीशन बतानी है। तो टफ की पोजीशन बताने के लिए आप क्या करोगे, इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले कौन आएगा, जी, फिर एच, ऐसे आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले टफ तक आते आते जी से जितने भी वर्ड बनेंगे वो बनेंगे, फिर एच से, फिर ओ से, फिर टी की बारी आएगी। तो सबसे पहले आप जी से बनने वाले कितने बनेंगे, 4 पोजीशन पे, 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 24। फिर एच से 24 बनेंगे, फिर ओ से 24, और जैसे टी आया आप रुक गए। टी आने के बाद फिर कौन, टी आ गया आपका, रुक गए। उसके बाद फिर जी लिया तो जी नहीं चाहिए, फिर एच लिया नहीं चाहिए, ओ आया फिर रुक गया। बात समझ में आ गया, ओ आ गया तो ये दोनों चले गए, फिर जी के पास पहुंचे, फिर एच के पास, फिर यू के पास। तो टी ओ यू के बाद, टी ओ के बाद क्या आएगा, यू, यू आया फिर रुक गए, फिर जी आया, जी चाहिए हमें फिर रुक गए, फिर एच आ गया। तो वो जिस नंबर पे भी आ रहा है इस ऑर्डर में, वो आपकी रैंक हो गई। समझ गए। ये जब आपके लेटर्स रिपीट करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे। क्लियर है। तो ये रैंक ऐसे काम करती है। नाउ नेक्स्ट इज, कुछ फैक्टोरियल का आपको आइडिया तो है ही, है ना। फैक्टोरियल का आपको आइडिया है। एन फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, ऐसे ही कहां तक जाएगा, 2 इंटू 1 तक। या फिर इसको ऐसे लिखे, एन इंटू, ये जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या। ठीक है। और ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा आपका। ठीक है। ओके। और एक कोई रिजल्ट है 2n फैक्टोरियल। अच्छा, इसको इसका नोटेशन ये भी होता है, n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। 2n फैक्टोरियल क्या होगा, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ऐसे ही कहां तक चलेगा, 4 3 2 इंटू 1 तक। तो इसको हम यदि लिखना चाहे तो ये जो है, ये जो है, और ये सब इवन नंबर से, इवन नंबर से कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स, क्योंकि 2 इंटू 1, ये 2 लिखा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे ये क्या लिखा है, 2 इंटू n माइनस 1, और ये लिखा है 2 इंटू n। तो 2 2 2 2 कॉमन लिया इसी से, कितनी बार आएगा, n टाइम्स। तो ये बचेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 2 1, वो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। और जो बच जाएगा कौन सा, जो ऑड नंबर से, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ऐसे ही 3 इंटू 1 तक, जैसे ये ऑड बच गए ना। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं एन फैक्टोरियल के टर्म्स में, थोड़ा ध्यान रखना बस। ओके। नाउ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम क्या होता है, एक यहां से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आप तो ये ध्यान रखो कि कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो ये p जो है हमेशा प्राइम होगा तभी वैलिड है ना। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल में p का एक्सपोनेंट मतलब p की पावर कितनी आएगी। जैसे आपसे बोला जाए कि 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आएगी, वो यदि निकाले हम, तो एक तो ऐसा है कि इसको लिख लो, 5 कॉमन कितनी बार आ रहा है वो देख लो, या फिर दूसरा तरीका ऐसा है
कि n को p से आप डिवाइड करो, उसका बॉक्स, बॉक्स समझते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर इसी नंबर को p से फिर डिवाइड करो, उसका बॉक्स, फिर उसी नंबर को p से डिवाइड करो। अच्छा ध्यान रखना, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, ये सिर्फ होल नंबर के लिए ही फैक्टोरियल निकलता है। ऐसे ही आप चलते जाओ इनफाइनाइट तक। बोले अब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो बोले हमेशा निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि a मैंने अभी बोला पॉजिटिव है, p जो है वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसकी पावर ही पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप जब p डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये नंबर घटता जा रहा है, प्राइम जो होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा, तो वो घटता जाएगा। तो एक समय के बाद सब जितने भी जी आई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो सब 0 0 0 0 आना चालू कर देंगे। तो जैसे इसमें आपको 5 का निकालना है, तो वो हो जाएगा 50/5 का बॉक्स, फिर 50/5² का बॉक्स, फिर 50/5 का क्यूब का बॉक्स, ऐसे ही 50 ऐसे ही आप चलते हो इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 50/1, 0 से 1 के बीच में बॉक्स 0, ये 0 से 1 में, तो आगे सब 0 आएंगे। तो 5 का एक्सपोनेंट आपका आ गया सिंपली 12। अब इसी में यदि आपसे बोला जाए कि 6 का एक्सपोनेंट बताओ, तो आप किसका निकालोगे? 2 का और फिर 3 का। तो जो नंबर बड़ा है उसका एक्सपोनेंट कम आएगा, तो 3 का जो एक्सपोनेंट होगा वही 6 का एक्सपोनेंट होगा। क्योंकि अरे भाई समझो, जैसे मैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 बोल दूं, तो 6 का एक्सपोनेंट आप क्या बोलोगे? 6 की पावर कितनी बनेगी? इधर से 3 स्क्वायर, इधर से 2 स्क्वायर ले लो, तो वो 6 स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 जो बाकी 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं हमें। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे काम करेगा। और ध्यान रखना कि मैं 6 से डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि 6 से डिवाइड कर लो आपका काम हो गया। 6 से डिवाइड भी करो तो आंसर गलत आएगा। कैसे? 7 आएगा आई थिंक, हाँ। तो ये तो 7 थोड़ी ना आएगा, इसमें और कुछ आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो है p, ध्यान रखिएगा, ये प्राइम होगा तभी ऐसा होता है। कंपोजिट नंबर हो गया तो गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखिएगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया हम जानते हैं। 2 से नंबर डिविजल कब होगा? जब यूनिट प्लेस में नंबर इवन हो। 3 के लिए उनका सब का सब 3 से डिविजल हो। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजल हो। 5 के लिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो या 0 हो या फिर 5 हो। 6 के लिए जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजल हो वो 6 से डिविजल होगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजल होना चाहिए। 9 के लिए उनका सबका सम जो है वो 9 से डिविजल होना चाहिए। 10 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होगा तभी होगा। 11 के लिए इवन प्लेसेस पे और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप 25 बोलो, 25 के लिए लास्ट के दोनों जो नंबर होंगे वो 25 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। 5 से भी काम नहीं चलेगा। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया बेसिक। अब आती है बात परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट किया जाता है चीजों का। कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ आपका ये है कि कुछ सिलेक्शन किया है, बस वहां तक रुक गए। सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, जैसे मैं क्रिकेट टीम बनाऊं 12 तो टोटल 15 प्लेयर्स है, हमें 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है। तो यदि मैं परम्यूटेशन की बात करूं, परम्यूटेशन, यदि मैं परम्यूटेशन का एग्जांपल लूं और उसमें कॉम्बिनेशन का, तो आप ऐसे समझो कि 15 में से आपने 11 लोग लेना है और उनका फिर बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। मान लो सारे के सारे प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, है ना, किसी को किसी पोजीशन पे खिला सकते हैं। ऐसे में समझना कि जो बॉलर है उसको आखिरी में खिलाना है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कोई भी हो सकता है। अरे पठान भी तो एक समय ओपनिंग आता था, तो कहीं भी कोई भी खेल सकता है। समझ गई बात? तो परम्यूटेशन का एग्जांपल सबसे बढ़िया ये हो गया कि 15 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर लेना है और उसके बाद उनको खिलाना है, मतलब किस बैटिंग ऑर्डर में खेलेंगे, ये आपका परम्यूटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन सिंपली 15 में से आपको 11 प्लेयर्स कौन कौन से खिलाओगे, आप किस ऑर्डर में खिला रहे हो उससे कोई, इट डजंट मैटर। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। 15 में से आप 11 प्लेयर कौन कौन से सेलेक्ट कर रहे हो, कौन कौन से ले रहे हो, बस ये कॉम्बिनेशन हो। किस ऑर्डर में खिला रहे हो, ये आपका परम्यूटेशन हो गया। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन में समझ में आ गई बात? किस परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ अकरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर किस ऑर्डर में हो रहा है वो, उससे कॉम्बिनेशन में कोई
मतलब नहीं है। तो कॉम्बिनेशन को ही सिलेक्शन भी बोलते हैं, कलेक्शन भी बोलते हैं, या फिर कमिटी, एक ही है सब ये, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट, ठीक है, ऑल एट ए टाइम। मान लो एन थिंग्स है और एन प्लेसेस है। कितनी प्लेसेस है? एन प्लेसेस है और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। एन प्लेसेस है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनको बैठाने का तरीका क्या होगा कि पहले यहाँ एन में से कोई बैठा दे, फिर n-1, फिर n-2, ऐसे ही लास्ट पोजीशन पे एक आदमी बचेगा और एक प्लेस बचेगी। तो ये जो है n-1, n-2, ऐसे क्या हो गया, ये n फैक्टोरियल, और दिस कैन बी रिटन एज npn। मतलब n प्लेसेस में से n लोगों को परम्यूट कराने का तरीका npn, और उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ऐसे ही n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को r प्लेसेस पे परम्यूट कराना है तो वो हो जाएगा आपका npr। आगे बात समझ में? तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। इसको कैसे देख सकते हो? n-1 ऐसे, वैसे भी समझ सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे 5 लोग हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, टफ के 5 लेटर्स से 5 प्लेसेस थे, अरेंजमेंट का तरीका 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 5 जगह बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, जो हमने लिखा था ना 120 यहाँ पर, वही। आगे बात समझ में? अब इसमें जैसे आर बैठाना है तो वो ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है। ओके अब इसी को हम, ये तो परम्यूटेशन एनपीआर हो गया। एनपीआर हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, बात समझ में आ रही? तो हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। मतलब परम्यूटेशन में भी आपको मैंने बताया कि हम चीजों को पहले लेते हैं और फिर उन्हें बैठाते हैं। मतलब परम्यूटेशन में अरेंजमेंट भी आ गया है ना, और कॉम्बिनेशन में सिर्फ लेना होता है। तो आप ऐसे समझो कि आप कभी भी आपको परम्यूट कराना है चीजों को, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो, देन परम्यूट करवाओ। तो जैसे में एन में से एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपको आपके पास आर प्लेसेस है, एन में से आर प्लेसेस पे लोगों को बैठाना है। तो सबसे पहले तो आप एन में से आर लोगों को लेने का तरीका मान लो एक से, फिर आर पर्सन आपने सेलेक्ट कर लिए और प्लेसेस कितनी है? आर, तो उनको बैठाने का तरीका यहां से आरपीआर, दैट इज आर फैक्टोरियल, और वो किसके बराबर है? इसके बराबर, एनपीआर के बराबर। तो मतलब एक्स जो हो गया वो आपका हो गया एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल, और एक सी आप इसको बोलते हो सिलेक्शन, एनसीआर। एनपीआर कितना हो गया? एन फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यही आपका एनसीआर है। मतलब एनसीआर में सिर्फ आपने सिलेक्शन किया, ठीक है। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि टोटल 15 प्लेयर्स है, उसमें 11 लोगों की टीम बनानी है, और किस ऑर्डर में खेलना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 में से 11 पर्सन आप सेलेक्ट कर लो, और फिर उन 11 पर्सन का अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? 11 फैक्टोरियल से। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15 में से आप 11 लोगों को परम्यूट करा दो। एक ही बात, समझ गए बात को? तो हमेशा आप क्या करोगे? पहले सिलेक्शन करोगे, देन अरेंजमेंट होगा, ये ध्यान रखेगा, ये बेटर रहता है, ठीक है। अब इसमें ही और कुछ पॉइंट है, जैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब जैसे 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमें 11 लोग सेलेक्ट करना है, और मान लो एम एस धोनी, और कौन हो गया? और कौन हो गया? केएल राहुल, मान लो एम एस डी को भी हटा दो, बुमराह समझ लो, बुमराह। 15 में से हमें 11 लोगों की टीम बनानी है। क्या करना है? 11 लोगों की टीम बनानी है, मैं बैटिंग ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, हमें तो टीम बनानी है 11 लोगों की, जिसमें बुमराह और केएल राहुल इंक्लूड होना ही चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे, 15 में से आपके पास 2 प्लेयर्स तो चले गए, बचे कितने? 13। उन 13 प्लेयर्स में से हमें कितने सेलेक्ट करना था? पहले कितने करना था? 11, बट ये 2 प्लेयर तो आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ 9 प्लेयर सेलेक्ट करना। आगे बात समझ में? अब इसी में बोलूं कि 15 में से एक तो आपका हो गया डिंडा, और एक आपका हो गया मान लो कौन? केदार जाधव। इन दोनों को एक्सक्लूड करना ही करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, ये बात समझ में? 15 लोगों में से को डिंडा और केआर, मैंने क्या नाम बोला इसका? क्या नाम है इसका? केदार जाधव, हाँ। तो केदार जाधव, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये इनको एक्सक्लूड करना है हमें। तो फिर 15 - 2 C 11, क्योंकि 2 लोग बचे कितने? 30, 2 लोग तो चले गए, तो टोटल 13 में से हमें कितना सेलेक्ट करना है? 11। तो ये आंसर हो गया।
क्या बातें समझ में आ रही है? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ आपके पास रिजल्ट्स है, जैसे किससे, एनसीआर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। जैसे NC0 हम जानते हैं 1 होता है, NCN 1 होता है, NC जैसे NCX और NCY ये बाइनोमियल की चीजें हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब x और y बराबर हो और x प्लस y का सम n हो, तब भी बराबर होता है। ठीक है, NPR तो आपको लिखाई दिया, NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है। और एक और ये प्रॉपर्टी बहुत, और नीचे इन दोनों में कौन बड़ा है? r प्लस 1, इसको लिख दो, इसका सम इसके बराबर होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब कुछ गैप मेथड आती है या फिर टाइम मेथड। जैसे आपसे बोला जाए कि जैसे मैंने बोला जो टी ये लिया था, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। अब आपसे बोला जाए कि टी और ओ जो है इसमें, ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इनको साथ में नहीं चाहिए, उनको आप हाथ में रखो और बाकी लोगों को बैठा दो। तो यूजीएच को बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 जगह पे आपने यूजीएच बैठा दिया। अब इनके गैप्स में यदि मैं टी और ओ को डालूं तो कभी वो साथ में नहीं आएंगे। तो आपने 3 लोगों को बैठाया तो गैप कितने क्रिएट हुए? 4। तो उन 4 में से कितने गैप सेलेक्ट करना है आपको? 2, क्योंकि 2 को बैठाना है। तो टी और ओ को 2 पोजीशन बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल। ये आपका हो गया गैप मेथड। ठीक है, टाइम मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि टी और ओ दोनों साथ में होना चाहिए। यदि ये दोनों साथ में चाहिए तो हमने इसका एक बंडल बना दिया, इनको एक यूनिट मान लिया, इनको एक यूनिट मान लिया, और इन सबको ये जो है ये सब एक एक यूनिट है। टोटल कितने यूनिट हो गए? 4। तो इन 4 यूनिट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से, और टी और ओ का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से। बात समझ में आ गई? तो इसमें टी और ओ हमेशा साथ रहेंगे। तो ये आपका टाइम मेथड हो गया, ये गैप मेथड हो गया। क्लियर है? और एक आता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन याद रखना, बाइजेक्शन मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस अनफेवरेबल केसेस। जैसे आपसे बोला जाए कि वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जिसमें टी और ओ साथ में नहीं है, तो एक तो गैप मेथड लगा सकते हो, या मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, उसमें से वाले केस माइनस कर दूं जब टी और ओ साथ में हो, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इस टाइप से हम बाइजेक्शन लगाते हैं। बाइजेक्शन समझ गए? टोटल माइनस अनफेवरेबल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग थ्योरी देखो। ग्रुपिंग थ्योरी में सबसे पहले तो मान लो n पर्सन है, इनको हमें 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम और टी में, और दोनों एम और टी इक्वल नहीं है। तो ग्रुपिंग का तरीका क्या हो जाएगा? क्या कैसे आता है ये? सबसे पहले एन में से हम एन पर्सन सेलेक्ट करेंगे और फिर एन माइनस एम बचे, क्योंकि एन तो इधर चले गए, बचे एन माइनस एम, उसमें से टी लेंगे। तो ये जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एम फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? मतलब टोटल का फैक्टोरियल। और जब ध्यान रखना ग्रुपिंग कब लगाते हैं? जब ऑब्जेक्ट्स आपके पास डिफरेंट हो, अपॉन में जो ग्रुप साइज है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ क्या मान के चले हैं कि एम नॉट इक्वल टू टी। यदि एम और टी इक्वल आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसा कुछ होगा, एक एक्स्ट्रा आपको 1/2 फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जितने भी इक्वल साइज के ग्रुप से उन फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जैसे 4 ऑब्जेक्ट है, उनको हमें 2-2 के 2 बंडल बनाना है, मतलब एक बंडल में। तो इसको मैं हमेशा कैसे बताता हूं कि 2 बंडल बंडल बना लो, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, बंडल बनाने के बाद लोगों में बांटना। तो सबसे पहले तो बंडल, ये जो हो गया बंडल बनाने का तरीका हो गया। ये कैसे आया इसको ध्यान से समझना कि मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 आया, ये ऑब्जेक्ट 2 आया, तो इधर ऑब्जेक्ट 3 और इधर ऑब्जेक्ट 4 होगा। अरे होगा ना?
ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि चार में से दो ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए वो इधर आ जाए ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4, और इधर आ जाए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो ये ध्यान से आप समझो, बंडल बनाने का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट रख दिया फिर उस पर रैपिंग कर दिया। मतलब वो मैं पहला बंडल लूँ दूसरा बंडल लूँ या दूसरा बंडल लूँ पहला बंडल लूँ, एक ही बात है इस केस में। तो हर एक केस कितनी बार रिपीट करेगा? 2 बार। यदि मैं इसी को यदि 9 को 3 3 3 में यदि देखो मैं, तो हर एक केस कितनी बार रिपीट करेगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स। मतलब जो इक्वल साइज के ग्रुप से उसके फैक्टोरियल टाइम्स वो केसेस रिपीट करते हैं, इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? तो जब भी इक्वल साइज के आपको ग्रुप दिखे और उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब इसी में आपसे बोलूं कि आपको चार चीजों को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या दो डिफरेंट बॉक्स में रखना है दो दो को, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ग्रुपिंग 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो और डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो हो गया बंडल बनाने का तरीका कि दोनों का इक्वल साइज है दो बंडल का। अब इन दो लोगों में बांटना है, तो अब बंडल आपके अलग अलग हो गए, उनको दो लोगों में बांटने का तरीका 2 फैक्टोरियल, ऑब्जेक्ट अलग है तो अब आपके पास ये दो दो का बंडल भी अलग अलग हो गए। ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि हर एक केस जो रिपीटेशन होता है वो 2 बार होता है। जैसे मैं आपके पास 15% बोलूं कि एक में 3 ऑब्जेक्ट है, एक में 3 है, एक में 3 है, एक में 2 है, 11 2, एक में 2 है और एक में 1 है। इनको 6 लोगों को 6 लोगों में से 3 के पास 3 3 ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, 2 के पास 2 2 और एक के पास 1, तो ये कितना हो गया? 15 हो रहा है कि नहीं? 5 और 9, मान लो इसके पास भी 2 ही जा रहा है तो 6। अब ठीक है, 15 ऑब्जेक्ट हो रहे, मतलब 6 पर्सन में से 3 के पास 3 3 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं और 3 के पास 2 2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बंडल बनाने का तरीका 15 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितनी बार? 3 बार। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार? 3 बार, 3 टाइम्स। और उसके साथ ही साथ ये इक्वल साइज के ग्रुप है, कितने हैं? 3, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये कितने इक्वल साइज के ग्रुप है? 2, 2 2 के कितने ग्रुप है? 3, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब इसके बाद इन ग्रुप्स को इन बंडल को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 6 फैक्टोरियल। बस बात खत्म हो गई यहां पर। क्लियर है? तो ये कुछ केसेस हैं। इक्वल साइज ग्रुप आए जब ध्यान रखना आपको, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। ओके, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है जैसे ड्यूरिंग इलेक्शंस 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी conversed by 20 15 10 people respectively। 20 15 10 people respectively। If 45 volunteers there, the number of ways in which they can be sent। ओके, आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बोला है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में 20 50 और 10 ये आपके वॉलेंटरीली आप क्या बोल सकते हो इलेक्शन के समय पे जो मदद के लिए जा रहा है, वो मान लो इतने लोग जा रहे हैं, ठीक है। और उसने एक वर्ड यूज किया रिस्पेक्टिवली, मतलब कि 3 डिस्ट्रिक्ट है उन पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट में 3 ले लूं, D1 D2 D3, तो डिस्ट्रिक्ट 1 पे 20 लोग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट 2 पे 15, डिस्ट्रिक्ट 3 पर 10 लोग। तो इन 45 में से हम कैसे भेज सकते हैं? तो 45 पर्सन को हमने 3 ग्रुप में ब्रेक करना है और इक्वल साइज के ग्रुप नहीं है, तो बंडल बनाने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको 3 लोगों को 3 डिस्ट्रिक्ट पे या 3 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भेजने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या 3 फैक्टोरियल होना चाहिए क्या? तो आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्यों गलत है?
क्योंकि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो बड़े डिस्ट्रिक्ट पे आपको ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होंगे और सबसे छोटे पे कम, और बीच वाले पे बीच वाले। तो कहने का मतलब ये है कि इनको भेजने का तरीका एक ही होगा। मान लो आपने 20 लोगों का एक बंडल बनाया, 15 लोगों का एक बंडल बनाया और 10 लोगों का एक बंडल बनाया। समझना बात को। तो जो जिसमें ज्यादा पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट 1 पे ही जाएंगे क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे समझो। 15% डिस्ट्रिक्ट 2 पे ही जाएंगे और 10% डिस्ट्रिक्ट उसी पे जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही होगा। तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम से समझने की जरूरत भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। यहां पर आपका ग्रुपिंग का काम हो गया, ये तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि तीन लोगों में 3 चीजें, यहां पर वो एक ही तरीके से बैठ सकती है। अच्छा, इसी में एक और प्रॉब्लम, जैसे इसको समझना चाहो तो मान लो टोटल 11 प्लेयर्स है, उसमें आपका मान लो कोहली है, ठीक है, देन रोहित है, और एक मान लो कोई श्रेयस अय्यर है, ठीक है। तो अब हमारी जिद ये है कि श्रेयस अय्यर, कोहली जो है सबसे पहले खेलना चाहिए, और रोहित पहले खेलना चाहिए, फिर कोहली और फिर श्रेयस अय्यर। किसी भी बैटिंग किसी भी पोजीशन पे खेले, बट कोहली सबसे पहले, रोहित सबसे पहले खेले, फिर कोहली खेले और फिर श्रेयस अय्यर खेले। तो हम क्या करेंगे भाई कि 11 पोजीशन से 11 पोजीशन में से आप 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो, और उनके बाद उन 3 लोगों को खिलाने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि उनका 3 का बैटिंग ऑर्डर फिक्स है। मतलब पहले कोहली आएगा, फिर पहले रोहित आएगा, फिर कोहली आएगा, फिर श्रेयस अय्यर आएगा। या फिर ऐसे बोलो कि सभी को खिलाने का तरीका 11 फैक्टोरियल, बट जहां रोहित, कोहली और श्रेयस अय्यर, इन तीनों का जो भी अरेंजमेंट आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो ये कहानी भी इक्वल है। तो इसको भी आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पर्सन है, 20% इसके पास जाएंगे, 15 इसके पास जाएंगे, 10 इसके पास जाएंगे, तो अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। क्लियर है? ओके। नाउ परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसमें क्या, जैसे आइडेंटिकल आपके ऑब्जेक्ट है, तो बहुत ही सिंपल आप समझो इसको कि पी टाइप के, पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं या फर्स्ट टाइप, क्यू जो है सेकेंड टाइप के हैं, और मान लो आर जो है सारे के सारे डिफरेंट है। तो इनका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा आपस में, तो वो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका फैक्टोरियल अपॉन में जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो, बस। ये आपका नंबर ऑफ बेस हो गए अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने ये बताया, अब वैसे समझ सकते हो, या फिर मैं जैसे आग ले लूं, आग, क्या ले लिया, आग। मान लो इस आग में A1 A2 जो लेटर्स इनको अलग अलग ले लो, तो परम्यूटेशन कितना होगा, 3 लोगों को 3 जगह बैठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा A1 A2 G, ये तो एक तो लिखा हुआ है, और क्या हो जाएगा A1 G A2, A2 A1 G, A2 G A1, और क्या हो सकता है G A1 A2 G A2 A1। तो कितने हो गए ये, 3 4 5 6। अब मैं A1 A2 को सेम कर दूं तो ये वाला केस सेम हो जाएगा, ये वाला केस सेम हो जाएगा, ये केस सेम हो जाएगा। मतलब A1 A2 को अलग अलग मान के A मान लूं, तो हर एक केस कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स। या ऐसा बोले कि जितने लेटर्स आइडेंटिकल उसके फैक्टोरियल से रिपीट कर रहा है, तो उसके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो इनका अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में A और A सेम है तो 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस। तो ऐसे ही जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि हर एक केस जैसे p नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो हर एक केस p फैक्टोरियल टाइम्स आएगा, हमें कितनी बार चाहिए, एक बार, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई कि हम सभी को ले रहे हैं तब। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ, मतलब जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ 10 में कुछ आइडेंटिकल है, कुछ डिफरेंट है, ऐसा उसमें से 5 लेना है या 6 लेना है या 4 लेना, तो कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, समझ में आ गया अभी तक? देखो भाई, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। ये तो मैं एक ऐसा हो गया कि आपने कभी यदि पहले पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, आपने रिकॉल नहीं किया है, तो कुछ चीजें याद आ जाएगी। अब यहाँ से समझना चाहो कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो बात है वो क्लियर है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इसमें काफी समय लगता है, 10 से 15 दिन में खत्म होता है। तो मैंने तो
आधा जो है 1 घंटा भी नहीं लगा उसमें खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये एक ओवरव्यू है कि कुछ चीजें आपके लिए रिकॉल हो जाए। ओके, यदि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लेक्चर्स फिर से देखिए, यहाँ कोई मतलब फायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके।